नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। रूस का यूक्रेन पर जो हमला है, क्या वह परमाणु हमले में बदल जाएगा? क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के हथियार डालने के लिए वही करेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के साथ किया था, या वे किसी और देश पर भी परमाणु बम गिरा सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो दुनिया में स्थिति कैसी होगी? विनाश और विभीषिका कितने भीषण होंगे? यह एक सवाल है जिसको अब असंभव मानकर टाला नहीं जा सकता। पुतिन के तेवर और उनके अड़ियलपन को जो लोग जानते हैं, उन्हें इस बात का ठीक ठीक अंदाजा होगा कि पुतिन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमाणु हमला होता है तो क्या होता है? इंसानी जिंदगी पलक झपकते कैसे स्वाहा हो जाती है, कैसे कई पीढ़ियां अपाहिज और बीमार पैदा होती हैं। दुनिया में जिन 2 शहरों पर आज तक परमाणु बम गिरे हैं, उस वक्त क्या हुआ था जब बम गिर रहे थे? और यूक्रेन के ही चेरनोबिल में परमाणु पावर प्लांट में लीकेज हुआ था तो कैसे लाखों लोग गायब हो गए? आज और सत्य में ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि पुतिन परमाणु युद्ध के लिए कहां तक तैयार है। मगर उससे पहले आपको यूक्रेन के युद्ध में लेकर चलना चाहता हूं। 24 फरवरी की सुबह 8 बजे जो बमबारी शुरू हुई वह लगातार चल रही है। आप यूक्रेन के शहरों और वहां हो रहे रूसी सेना के हमलों को देखेंगे तो लगेगा कि एक देश ने एक देश की तबाही की जैसे ठान रखी है और अपनी सारी फौजी ताकत उसके ऊपर झोंक रखी है। बस तस्वीरें देखते रहिए, शहर भले बदल जाएं, आपको कोई फर्क तस्वीरों में नजर नहीं आएगा। जले हुए शहर, तबाह और मलबे का ढेर हो चुके शहर, खंडहर और खाली सड़कों से पटे शहर, बम गोलों की आवाज से थर्राते ठिठुरते शहर, बंकरों, तहखानों, बेसमेंट और मेट्रो में सुकड़े सिमटे शहर, दाने दाने को तरसते नर्क जैसी जिंदगी भोगते शहर। यही सच है यूक्रेन का, मगर सच यह भी है कि राजधानी कीव युद्ध के 11वें दिन भी खड़ी है। रूस का कब्जा नहीं हो सका है, जबकि उसके 1.5 लाख की आर्मी ने शहर को घेर रखा है। ये तस्वीरें जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं, वो रूस की उसी घेराबंदी की है जो उसकी सेना ने कीव के चारों ओर कर रखी है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि न सिर्फ कीव पर उनका नियंत्रण है, बल्कि उन तमाम प्रमुख शहरों पर भी जिन पर रूसी सेना अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही है। मैं आपको नक्शे पर यह दिखाना चाहता हूं कि ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। उनके मुताबिक ये नक्शा आप देखिएगा कि इस यूक्रेन के नक्शे पर जो शहर हैं जिसका दावा करते हैं कि नियंत्रण उन तमाम शहरों पर है अब भी यूक्रेन का, उसमें खार्किव, सूमी, चेर्निहिव, पिसोचिन, मारियुपोल, खेरसोन पे कब्जा हो चुका है, डेनप्रो, निकोली, ये सारे ऐसे शहर हैं जिनके ऊपर अब भी यूक्रेन का नियंत्रण है। लेकिन इन शहरों पर रूसी सेना के लगातार हमले जारी हैं। रूसी सेना को वो भी, यानी कि यूक्रेन भी ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है कि उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस अपने बुरे सपने में भी ऐसा नुकसान नहीं देखा होगा, नहीं सोचा होगा। रूस के इस दावे के बीच कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं, उन्होंने यूरोप के प्रदर्शनकारियों को वर्चुअली संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो पूरा यूरोप नहीं बचेगा। Не мовчіть. Виходьте на вулиці. Підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це перемога. Перемога не тільки над російськими військовими. Це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом. Перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде, паде вся Європа. І якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народі, я впевнений в вас, тож якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії
цінності, перемога свободи. Це тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розцвіту. Європа, будь такою ж міцною, як народ України. Слава Україні! अब एक महत्वपूर्ण बात जिस पर गौर करने की जरूरत है। जेलेंस्की ने नेटो से यह आग्रह किया कि उनके देश के ऊपर के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए। इससे होगा ये कि यूक्रेन के ऊपर उन सभी विमानों पर पाबंदी लग जाएगी जो गैर कानूनी तरीके से घुस रहे हैं, यानी कि रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। मगर नेटो ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों भाई? आपका मित्र देश है, उसको हर तरह की सहायता देने का आप वादा कर रहे हैं। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र में तरह तरह की बैठकें कर रूस को घेरने और उसके ऊपर पाबंदी लगाने की, उसकी कमर तोड़ने की साझा बंदोबस्त या इंतजाम कर रहे हैं। फिर यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित करने में क्या दिक्कत है? नेटो का कहना है कि रूस एटमी हथियार से लैस देश है और अगर यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन हमने घोषित कर दिया तो रूस हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। गजब की नीति है भाई। पहले तो आप कह रहे थे कि हम यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर सकते हैं, लेकिन जब से पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलों को अलर्ट मोड में डाला है तब से सबकी गिग्गी बंधी हुई है। उधर पुतिन ने महिला पायलटों के साथ एक मीटिंग में कहा कि हमारी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है और जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा उसकी तरफ से युद्ध का उसे ऐलान माना जाएगा। अब आप देखिए कि नेटो की नैतिकता, मानवाधिकारों की लड़ाई और अपने समर्थक देश के लिए जरूरी साहस की असलियत ये है कि ये सब हवाई किले हैं। यूक्रेन तबाह हो रहा है, उसके साथ आखिरी वक्त तक खड़ा होने का दावा करने वाले ये देश दुम दबाए बैठे हैं। अलबत्ता ये भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने पुराने दोस्त और हर मुश्किल घड़ी में हर तरह से साथ खड़ा रहने वाले रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट करे। अब अमेरिका और उसके तमाम दोस्तों को खुद से ये पूछना चाहिए कि भारत ऐसा क्यों करे। जब जब इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की कोशिश की है या घेरा है, रूस भारत के साथ खड़ा होकर इनकी घेरेबंदी को तोड़ने का काम किया है। भारत भी अपनी दोस्ती निभा रहा है। सुरक्षा परिषद की 2 बैठकों, महासभा की बैठक और मानवाधिकार परिषद की बैठक से भारत एब्सटेन करता रहा है। हाँ, वो रूस से जरूर कहता रहा है कि आपसी बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकाला जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका और उसके नेटो के साथ भारत ने खड़ा होने से इनकार कर दिया। संबंधों को समय ही आजमाता है और जो लोग समय पर साथ नहीं देते फिर भी उनका साथ देने वालों को समय सबक सिखा देता है। भारत इस बात को समझता है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से 2 बार बात की है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सहयोग की भी मांग की है और रूस को इस बात का ख्याल है कि भारतीयों को सही सलामत बाहर निकालना उसकी भी जिम्मेदारी है। हमारे अपनों को यूक्रेन से बाहर निकालने का काम कितना पूरा हुआ है, कितना बाकी है, ये मैं बताऊं उससे पहले आपको यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लेकर चलना चाहता हूं, जहां इंडिया न्यूज की टीम यूक्रेन से भारतीयों के बाहर निकाले जाने और उन्हें देश भेजने पर अपने कैमरे की नजर बनाए हुए है। जेपी रमैया और राहुल गौतम, हमारे ये 2 रिपोर्टर, 2 करस्पॉन्डेंट्स यूक्रेन की सरहद पर हैं और उन्हें सुनिए कि वे क्या बता रहे हैं। इंडिया न्यूज मौजूद है बुडापेस्ट हंगरी में और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये बस खड़ी है एम्बेसी ऑफ इंडिया की और इस बस में वो छात्र हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में से, और अब इन बच्चों को इस बस में बिठाकर सकुशल घर वापसी की जो तैयारी है वो शुरू की जा चुकी है। ये तमाम बच्चे भारत के अलग अलग राज्यों से हैं और जाहिर है जिस तरीके की स्थिति बनी थी यूक्रेन में उसके बाद जो हालात खराब हुए तभी से सरकार और एम्बेसी लगातार इन बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है। बच्चे खार्किव, कीव और आसपास के जो बॉर्डर एरियाज हैं उन एरियाज से अलग अलग देशों में एंटर कर रहे हैं और वहां से ऑपरेशन गंगा को चलाया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम छात्र, जाहिर है एक राहत की ये तस्वीरें हैं क्योंकि ये तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स अब अपने घर पे कल मौजूद होंगे और लगातार इसको ये तमाम बच्चों की जो फ्लाइट है वो एयरपोर्ट पे रेडी
रेडी है, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था वो ऑलरेडी एम्बेसी के लोगों ने वो पूरा किया है। और अब ये राहत भरी तस्वीरें सीधा बुडापेस्ट से आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के कैमरे के थ्रू। और जाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इवैक्यूएशन करना ही अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, और एक वॉर जोन से हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना, जाहिर है ये एक बड़ी उपलब्धि है और दिखाता है कि जिन बसेस पे भारतीय झंडा लगा होता है, एम्बेसी ऑफ इंडिया लिखा होता है, उन बसेस को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सेफ कॉरिडोर दिया जा रहा है। और यूक्रेन हो, चाहे हंगरी हो, चाहे पोलैंड हो, ये तमाम जो सरकारें हैं वो लगातार भारत सरकार के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं लोकल्स, और यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑपरेशन गंगा में असिस्ट कर रहे हैं भारत सरकार को, ताकि ये तमाम बच्चे सकुशल अपने घर पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकें। बताया जा रहा है कि पिछले 9 दिनों में तकरीबन 6 से 7 हजार बच्चों को इवैक्यूएट किया गया है, और लगातार बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है वहां से। दरअसल इंडिया न्यूज युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रहा है। इस सिलसिले में हमने सैकड़ों ऐसे बच्चों से संपर्क साधा जो वहां फंसे हुए थे, और उनके साथ बड़ी तादाद में दूसरे बच्चे भी थे। शाकंभरी शामनोंडे पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रो मोएला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। Now see, these are all Indians standing here, and the only people who are allowed to go in are Ukrainians. We are all Indians standing here. We came right from that place. They told us to go to the first bookie. तो रोज सुबह सुबह बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आती थी, हम उसी से उठते थे, और फिर सायरन बजते थे तुरंत, और फिर हम उठ के भाग के जाते थे, बंकर में छुप जाते थे, और कम से कम हर 5-5 घंटे में सायरन बजते थे। उस समय बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो रही थी धीरे धीरे 24 के बाद से, क्योंकि 24 के बाद से एकदम इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है। फिर धीरे धीरे आसपास आने लगी थी, तो धीरे धीरे हॉस्टल के पास भी बॉम्ब शेलिंग वगैरह सब कुछ शुरू हो गई थी। तो फिर इसलिए हम सेफ्टी के लिए बंकर में रहते थे, रात भर दिन भर जैसे भी होता था। ऐसे ही फंसे बच्चों में हरजोत भी हैं जिनको खारकीव में गोली लग गई थी। हमने उनकी यहाँ भारत में उनके माता पिता से बात करवाई। कोई नहीं आजा मानना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है। मैं हैप्पी है, टेंशन बिल्कुल मेरे को शेर है तो मेरा। और रोटी खाधी जी, उनकी रात भी खा ली, डिनर रात खा ली जी। चल कोई नहीं, हिम्मत रख। तू तो इतना बड़ा शेर है, तो कह रहा सी ना मैं शेर हाँ मम्मी ਤੁਹਾਡਾ है। बिल्कुल 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 लाइव आ रहे। आज मम्मी मासी आई है तेरी, राजन मम्मी मासी आई है, मन नहीं खराब करना। राजन सिया मासी बेटा क्या हाल चाल? ठीक है। ये पन्नी हारनी मैं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं आना है, गाल खाता वापस आना है। कब आना है? यही ऐसी चीज है, मैं वेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट साडी कदों मेरी हेल्प करेगी। अरे सरकार करेगी हेल्प करने वास्ते नाल खड़े ने। तू टेंशन नहीं लेनी, बस हम किसी तरह दी हम तेन ले आना, ले आना हुन है। बिल्कुल जी। भारत सरकार छात्रों को देश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। यह अभियान कहां पहुंचा है,
कितने बच्चे यूक्रेन से निकाल लिए गए हैं, कितनों को निकालने का काम चल रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे और दोबारा अपने सहयोगियों जेपी और राहुल के पास ले चलेंगे। लेकिन पहले उस बड़े खतरे पर आते हैं जिसको हमने अर्धसत्य का आज मूल प्रश्न बनाया है। क्या पुतिन परमाणु हमला करेंगे? और ये हमला हुआ तो फिर क्या होगा? इस क्या होगा को समझने के लिए मैं उन दो हमलों की जमीनी सच्चाई आपको बताना चाहता हूं जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से जुड़ी हुई हैं। और यूक्रेन के ही चेर्नोबिल में जब परमाणु रिएक्टर फटा था तब क्या हुआ था, यह भी आपके सामने रखूंगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उस विनाशकारी हमले पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जो फाइटर पायलट थे उनके और नीचे जमीन पर जो लोग बच गए उनके बयानों के आधार पर यह डॉक्यूमेंट्री एक तस्वीर बनाती है। मेरी कोशिश है कि आप उस तस्वीर को देखें और समझें। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 7 बज रहे थे। जापानी रडारों ने दक्षिण की तरफ से एक अमेरिकी विमान को आते देखा। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बज उठे। ये जहाज हिरोशिमा के मौसम की टोह लेने आया था। उस समय तक जापान में पेट्रोल की इतनी कमी और किल्लत हो चुकी थी कि उस विमान को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं उड़ा। अमेरिकी विमान ने पीछे आते विमानों को कोडेड संदेश भेजा, ऑल वेल। ये डॉक्यूमेंट्री कहती है कि 8 बजते बजते खतरे के सायरन बजने बंद हो गए। 8:09 पर B-29 एनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल टिबेट्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश आया, इट इज ऑल योर्स। फेरेबी को जैसे ही अपना लक्ष्य अवोई ब्रिज दिखाई पड़ा वे चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। सुबह के 8:15 पर एनोला गे विमान से एटम बम, जिसे अमेरिका ने लिटिल बॉय का नाम दिया था, हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसको जमीन पर आने में 43 सेकंड लगे और तेज हवाओं ने उसको अवोई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया। दुनिया में पहला परमाणु बम एक सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। क्रैग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ इनोसेंट एंड अननोविंग में लिखा है, इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पहुंचा। ऊपर विमान उड़ा रहे एक पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने आग का एक विशाल गोला बनते देखा। शहर के बीचों बीच कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के भीतर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी चल रही थी। पलक झपकते ही 2.5 लाख आबादी वाले हिरोशिमा शहर के 30% यानी कि 80,000 लोग मौत के मुंह में समा गए। जैसे ही धमाका हुआ, बम गिराने वाले विमान एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्यों की तस्वीर लेने लगे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कहती है कि नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3,000 फीट की ऊंचाई तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल ले ली। एनोला गे के को पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा है, माय गॉड व्हाट वी हैव डन। एनोला गे के वेपनियर विलियम पार्सन ने एक कोडेड मैसेज भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य। एनोला गे के कप्तान पॉल टिबेट्स ने बाद में बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा था,
It was something that the imagination really couldn't comprehend. ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ना ज्यादा शक्तिशाली था। इस बम के साथ ही हमें हथियारों की श्रृंखला में एक नया क्रांतिकारी विध्वंसक हथियार मिल गया है जो हमारी सेनाओं को मजबूती देगा। इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी ज्यादा खतरनाक बमों पर काम किया जा रहा है। ये परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। जिस समय बम गिरा, एक स्कूली छात्रा जिनको क्लाइन अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। उसने कहा था, I had a tremendous explosion. I must have been unconscious for a while. When I came to myself, painful screams for help from everywhere came into my ears. मैंने एक जोर का धमाका सुना। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा हर तरफ से मदद के लिए चीखती दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। इसी समय हिरोशिमा स्टेशन भरभरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कि आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरी एक सहेली की आवाज थी। वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन तभी वो आग की चपेट में आ गई। उसके हाथ ने मेरे हाथ को भींच रखा था। भरी आंखों के साथ मैंने किसी तरह से अपना हाथ खींचा और फिर भागने लगी। पीछे उसकी चीखती हुई आवाज धीरे धीरे आग और धमाकों के शोर में गुम हो गई। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर पहुंची जहां पर तमाम घायल जले हुए लोग कराह रहे थे। मैं उनके और लाशों के ढेर के बीच कहीं पड़ी थी। शाम को करीब 5 बजे मैं अपने पिता और माँ के पास किसी तरह पहुंची। रास्ते भर में मुझे जले हुए शव, नदी में तैरती हुई लाशें दिखी। शहर से बाहर रहने वाले मेरे पिता तो बच गए, लेकिन मेरी माँ बुरी तरह घायल थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर पर बैगनी चकत्ते पड़ गए। मेरे सारे बाल गिर चुके थे। चेहरा विकृत हो चुका था। उधर 37 साल के स्थानीय पत्रकार सतोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के साथ रात बिताई थी। क्रैग कोली ने अपनी किताब में लिखा है, जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिक्टेट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। जब डोमी के ब्यूरो चीफ ने यह सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा कि यह सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में हताहतों की संख्या बदल दें, क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को एक और B-92 बम वर्षक एक और परमाणु बम लेकर जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा के ऊपर पहुंचा। विमान के कप्तान ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड तेशो ने बीबीसी को बताया था, When we got to the primary target, and it was partially under cloud, and we received a message they were abandoning that and going on to the secondary target, which was next. हमने उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरणों को चालू कर दिया और कुछ क्षणों में 4050 किलो का भारी भरकम एटम बम फैटमैन तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी की सतह से 500 फीट की ऊंचाई पर फटा। घड़ी में समय हो रहा था 11:02। शहर के बाहर कुछ ब्रिटानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उन्होंने बीबीसी को बताया था, Very, very quiet, and we just stood there and looked. Dead people lying around you, you know, we knew that something. हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थीं। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और शख्स थे हितोशी तोकाई।
घटना के 50 साल बाद उन्होंने वो वक्त याद किया। I wonder if you have seen any picture of hell. Well, पता नहीं आपने कभी नर्क की तस्वीर देखी है या नहीं। नागासाकी उस दिन ऐसा था मानो वहाँ नर्क उतर आया हो। मैंने उस जगह जाने की कोशिश की जहाँ कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है। जब मैं अपने घर के सामने से गुजरा तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। हर चीज धराशायी हो चुकी थी। मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मैं कैथोलिक धर्म को मानता हूँ जहाँ मरने वालों को दफनाने की परंपरा है। मैं इसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास दफनाने के लिए कुछ भी नहीं था। बम जहां गिरा उसके 1 किलोमीटर के दायरे में एक एक चीज या तो भाप बनकर उड़ गई या कार्बन बन गई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में घायल हुए। क्रैग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा है, तब तक लोगों ने परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। वहां मौजूद सुनियो तोमिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामातो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में उनके कंधे का मांस आ गया और फिर वो नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते हुए लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोमिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी देते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थीं। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थीं। विस्फोट स्थल से करीब 1,500 मीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकीनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। उन्हें जब होश आया तो उन्हें चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो पाई। उन्हें नीचे फर्श पर कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थी। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने रेडियो पर फिर देश को संबोधित किया, लेकिन भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि अमेरिका ने उसी दिन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया है। जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया? इसलिए कि जापान पूरी ताकत से लड़ रहा था और उसने अमेरिका और उसके साथी देशों के आगे हथियार डालने से इनकार कर दिया था। अप्रैल 1944 से अगस्त 1945 के बीच अमेरिका के हवाई हमलों में 3 लाख से ज्यादा जापानी मारे गए थे और लगभग 4.25 लाख लोग घायल हुए थे। मार्च 1945 में टोक्यो पर जो बम गिराया गया उसने 80,000 लोगों की जान ली। बावजूद इसके जापान भीषण युद्ध लड़ रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन को यह लग रहा था या लग गया था कि पारंपरिक बमबारी से जापान झुक नहीं सकता और उन्होंने परमाणु हमला करने का तब फैसला किया। अब उस घटना को आज की तारीख में देखिए। रूस के हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ना तो यूक्रेन रुक रहा है और ना झुक रहा है, बल्कि पूरी ताकत से लड़ रहा है। यहां भी पारंपरिक बमबारी और तबाही यूक्रेन को तोड़ नहीं पा रही है, बल्कि देश के आम लोग हथियार लेकर रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए उतर गए। कहीं कहीं तो वो खुले और खाली हाथ रूसी सैनिकों के बंदूकों के आगे सीना तान कर खड़ा हो जा रहे हैं। Ми вас тут не ждем. За вами йде тільки війна.
यूक्रेन का नहीं झुकना, हथियार नहीं डालना, नेटो देशों की तरफ से लड़ने के साजो सामान का लगातार आते रहना पुतिन को कहीं न कहीं बौखला रहा है। वो अमेरिका और नेटो को भी सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं। रूस के रास्ते में आने का मतलब क्या होता है, जो बात कह रहे हैं, इसे समझना जरूरी है कि पुतिन के परमाणु हमले की तैयारी और चेतावनी को महज धमकी समझना गलती होगी। वो अपनी जीत तय करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैरिस ट्रूमैन ने जापान को तोड़ने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया, पुतिन यूक्रेन के जुनून और राष्ट्रपति जेलेंस्की के जज्बे को खत्म करने के लिए एटम बम गिरा सकते हैं। एक और वाकया आपको बताना चाहता हूं और वो है चेर्नोबिल का। राजधानी कीव से 100 किलोमीटर की दूरी पर चेर्नोबिल एटॉमिक पावर प्लांट हुआ करता था। उसके एक रिएक्टर में टरबाइन टेस्ट किया जा रहा था। रिएक्टर का मतलब भट्ठी जिसके भीतर परमाणु टूटते रहते हैं। बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है, तापमान बहुत ऊपर रहता है। 1986 में जो टरबाइन टेस्ट चल रहा था, उसके चलते एक रिएक्टर में विस्फोट हो गया, रिएक्टर नंबर 4। नतीजा ये हुआ कि 1.25 लाख लोग बेमौत मारे गए और यह आंकड़ा भी सालों बाद आया। आज भी यूक्रेन और बेलारूस के लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका वीरान पड़ा हुआ है। बेलारूस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चेर्नोबिल रूस और यूक्रेन की सीमा पर है। अब आप समझिए कि यूक्रेन का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट जो मुल्क में ऊर्जा का 25% पैदा करता है, वो रूसी सेना के कब्जे में आ गया है। यह जपोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस पर रूसी सेना चारों ओर से गोलाबारी कर रही है। यहां 6 रिएक्टर हैं। आपको नक्शे पर दिखाई पड़ रहे होंगे कि 6 रिएक्टर हैं। अगर यहां कोई चेर्नोबिल की तरह हादसा होता है तो चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा होगा। जपोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा, इस धरती पर 9वां सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है। पुतिन के हाथ में यह भी है कि चलते हुए पावर प्लांट पर रेडिएशन लीक करा करके यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा दें। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को जितनी जल्द हो निकाल कर देश लाया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। यूक्रेन में युद्ध के बाद जो हालात बने उसे देखते हुए मोदी सरकार ने वहां फंसे भारतीय बच्चों को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। यूक्रेन में दूसरे देशों के बच्चे भी हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस तरह से युद्ध स्तर पर लगकर अपने छात्रों, नागरिकों को देश लाने के लिए खून पसीना नहीं बहा रही है। आप यूं समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में शनिवार को चुनाव प्रचार कर रहे थे और शाम को दिल्ली पहुंचकर यूक्रेन के बच्चों को निकालने के लिए हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। पिछले 5 दिनों में ये उनकी 9वीं हाई लेवल मीटिंग थी। प्रधानमंत्री के यूं लगे रहने का नतीजा भी दिख रहा है। भारत ने यूक्रेन से अपने 20,000 नागरिकों को निकाल लिया है और अब तक 16,000 छात्र देश लाए जा चुके हैं। शनिवार को 15 फ्लाइट से 2900 लोग आए और आज 13 उड़ानें करीब 2,500 लोगों को लेकर देश पहुंची हैं। कितने बड़े पैमाने पर यह इवैक्यूएशन चल रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप नक्शे के जरिए देखिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और कहां हमारे बच्चे आज की तारीख में फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे खार्किव में फंसे हुए थे। खार्किव जहां रूसी सेना लगातार हमले कर रही है और वहां के हालात बहुत विस्फोटक, भयानक हैं। खार्किव में फंसे हुए बच्चों को दूतावास ने कहा, भारतीय दूतावास ने, कि आप लोगों का एक कैंप बना गया है पिसोचिन। पिसोचिन आपको दिख रहा होगा, आप लोग पिसोचिन चलिए। और वहां बच्चे दूतावास के साथ तालमेल करके पहुंचे। एक हॉस्टल में बच्चों को ठहराया गया जहां कैंप लगाया गया था। यह 300 बच्चे जो खार्किव से पिसोचिन पहुंचे, उनके लिए 3 बसें भेजी गईं। शनिवार को इन बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। सरकार के मुताबिक अब खार्किव में कोई भारतीय नहीं है। खार्किव की तस्वीरें आपको यह बताने के लिए काफी हैं कि इस पर किस कदर गोले गिर रहे हैं। मेरे बगल में जो वीडियो चल रहा है खार्किव पर हमले का है। यहां से सभी भारतीयों को सलामत निकाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब भारतीय बच्चे किस शहर में और कहां फंसे हैं यह जानना आपके लिए जरूरी है, और वो है सुमी शहर। आप देख रहे हैं कि रूस की सीमा से बिल्कुल लगता हुआ यह शहर है
सुमी सिटी और यहाँ लगभग 700 के आसपास भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं और ये बच्चे बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाए, बचाया जाए। मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। मुझे नहीं पता इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए और हम सब बच्चे जो यहाँ पे सुमी में फंसे हुए हैं, हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर बाय रोड जाते हैं तो भी हमारी सेफ्टी नहीं है। रशियन आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी हर जगह रोडों पे खड़ी है। हमें नहीं पता इस सिचुएशन में हमें क्या करना। शाम को 6 बजे हमें कह दिया जाता है कि लाइट्स ऑफ रखो अपने रूम की। हम अंधेरे में डर डर के घुट घुट के जीते हैं कि क्या पता कब हमको बंकर में बुला ले। सुबह हम सो के उठते हैं तो बम्बार्डिंग, फायरिंग, इन सब की आवाज़ों से उठते हैं। लिटरली लाइफ यहाँ पे हेल की तरह बन चुकी है हमारी। हमें लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें इस सिचुएशन में। इंडियन गवर्नमेंट ही हमारा सहारा है और हम सभी स्टूडेंट्स को अपनी भारत सरकार पे पूर्ण विश्वास है, खूब भर के भरोसा है हमारी भारत सरकार पे कि वो जल्द से जल्द हम इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करेगी। सरकार को भी इन बच्चों को जल्द से जल्द निकालने की फिक्र है। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों सरकारों पर अलग अलग माध्यमों से इस इलाके में कुछ समय के लिए सीज फायर करने का दबाव डाला जा रहा है ताकि बच्चों को निकाला जा सके। मगर इस बीच कुछ बच्चों ने एक वीडियो जारी कर ये कहा है कि वे अब जोखिम उठाकर रूस की तरफ के बॉर्डर पार करने जा रहे हैं। अब वे रुक नहीं सकते। This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own. वैसे भारतीय दूतावास ने इन बच्चों से कहा है कि वे जोखिम ना लें, संयम से काम लें। सबको जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। मगर इन छात्रों के मुताबिक अब हालात ऐसे हैं ही नहीं कि वे वहां रह पाएं। इन लोगों ने बंकरों में पनाह ले रखी थी, मगर इतने दिनों में खाने पीने का जो भी सामान था खत्म हो गया और जब से यहाँ के पावर प्लांट पर रूस ने बमबारी की उसके बाद से बिजली गुल हो गई। ना तो बर्फ पिघलकर या पिघालकर पानी पीने का रास्ता बचा और ना ही मोबाइल चार्ज करने का। इन सबों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रूस के बॉर्डर पर भारतीय अधिकारी इनके आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है कि हर एक छात्र को बिना नुकसान देश लाया जाए। प्रधानमंत्री बनारस में थे चुनाव प्रचार के बीच और इसी दौरान उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की जो यूक्रेन से आए हुए हैं, लौटे हुए हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत जिन बच्चों को बचा करके लाई है वे बच्चे प्रधानमंत्री के सामने थे। नरेंद्र मोदी का अक्सर विरोध करने वाले की जुबान भी ऑपरेशन गंगा को देखकर बदली है। जाने माने गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने 2 रोज पहले पुणे के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार हमारे बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक एक पल सरकार सभी बच्चों को लाने की पूरी कोशिश कर रही है और वो भी सुरक्षित रूप से। ये जो सुरक्षित तरीके से बच्चों को लाने की कोशिश है उसी की कवरेज हमारी टीम यूक्रेन बॉर्डर पर कर रही है। हंगरी और यूक्रेन की सीमा के पास इंडिया न्यूज के ये 2 जाबाज रिपोर्टर लगातार जंग के मैदान से कवरेज करके रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय बच्चों की देश वापसी पर नजर बनाए हुए मेरे साथ हैं वॉलंटियर्स जो लगातार काम कर रही हैं। ये हैं डॉक्टर रुचिका, शी इज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 7 days। रुचिका, लगातार 7 दिन से काम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? मैं डे 1 से जुड़ी हुई हूँ इसमें, और हमें डे 1 से अमृता शेरगिल कल्चर सेंटर और इंडियन एम्बेसी ऑफ हंगरी से डे 1 से इंस्ट्रक्शन जो आए कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए बल्क में, तो 80 लोगों का हमने लिस्ट रेडी किया था। और उसके बाद वो वॉलंटियर्स जो हैं डे नाइट 7 दिन वो हमसे जुड़े रहे। कहाँ नाइट शिफ्ट देना है सब कुछ मैंने मैनेज किया है, और कोऑर्डिनेटिंग और वॉलंटियरिंग हम कर रहे हैं।
तो 5 बच्चे सबसे पहले हमारे पास आए थे चौप से। वो आए हमारे पास, वो अपने खुद आए हैं, वो ट्रेन से आए हैं न्यूगाती। तो वो 5 बच्चों ने हमें सारा सिचुएशन बताया कि ऐसे सिचुएशन है, और उन्होंने एक रूट मैप रेडी किया, और जो शायद पूरे इंडिया में, पूरे यूक्रेन में फेमस हो चुका है। मैं सबसे पहले उन सब बच्चों का थैंक यू कहना चाहती हूँ, 5 बच्चों का। वो सेफली इंडिया पहुंच चुके हैं। जब मौका मिला फेलो इंडियंस की मदद करने, तो हमने जितना हो पाया हमने किया। हम जॉब करते हैं, जॉब से जल्दी निकल के छुट्टी लेके जितना हो सके हम ट्राई कर रहे हैं मदद करने की। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो रात भर स्टेशन पे खड़े हैं, -2, -4, -5 डिग्री के तापमान में खड़े हैं, ठंडी में सिर्फ शिवर कर रहे हैं, रुक रहे हैं। ट्रेन आएंगे, उसमें से स्टूडेंट्स देख रहे हैं कोई इंडियन स्टूडेंट्स है कि नहीं है, अपना झंडा लहरा के खड़े हैं वहाँ पे। आ रहे हैं तो उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, बेसिक फ्रूट्स या कुछ खाना दे रहे हैं। फिर वहाँ से अकोमोडेशन के लिए अरेंज कर रहे हैं, कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे रुकाना है, वो सब देख रहे हैं। बसेस अरेंज कर रहे हैं, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे और भी वॉलंटियर्स है जो उन्हें खाना पीना दे रहे हैं, कर रहे हैं। सो वो सब वॉलंटियर्स की आई थिंक एफर्ट्स जो है वो बहुत। वॉलंटियर्स घर में खाना बना के यहाँ पे लेके आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को दे। उमा महेश्वर जी हैं यहाँ पे, आंध्रा से हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग? आप कैसे संभाल रहे हैं सब? जी पहले फर्स्ट 2 दिन में हमको थोड़ा इजी हो गया क्योंकि लोग कम हैं, लेकिन तीसरा दिन से हमारा साथ लोग कम है क्योंकि हंगेरी जो एक देश है उसमें भारतीय समाज बहुत कम है। इंडियन स्टूडेंट्स जहाँ लोकल्स रह रहे हैं, वी आर वेरी स्मॉल इन नंबर। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा हमको ये संभालने में। एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग फ्रॉम द बॉर्डर, जैसे बॉर्डर से कहाँ कितना लोग आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारा पास नहीं है। ये बिगेस्ट चैलेंज है हमारे लिए और एम्बेसी ऑफिशियल्स के लिए, क्योंकि उनको खाना पीना और एकोमोडेशन अरेंज करना बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों को। तो उसको हमें हैंडल किया बिकॉज ऑफ हमारा बिगेस्ट फोर्स है स्टूडेंट और लोकल फोर्स है। यहाँ पे जो भारतीय समाज का लोग है बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया हमको। और दूसरा चैलेंज जो है, हमको पता है लोग बहुत स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं बहुत थक के आ गया एंड दे डोंट हैव शेल्टर एट बॉर्डर, खाना नहीं खाया, ऑल दीज थिंग्स वी नो। बट लेकिन यहाँ पे वॉलंटियर्स कम है, हम जितना कर सके वी आर डूइंग और बेस्ट। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंडियन पेरेंट्स को, मतलब जो भी लोग इंडिया पे हैं, प्लीज सपोर्ट अस एज मच एज यू कैन एंड गिव द मॉरल सपोर्ट। हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे आपका बच्चों के लिए, तो बट आप मॉरल सपोर्ट दे दीजिए सो दैट दे आर कंफर्टेबल। मेरे बच्चों का पासपोर्ट नहीं था उनके पास कि उसको पासपोर्ट, वो वहाँ पे इवन हमने देखे एयरपोर्ट में वो लाइन में खड़े हैं, तो एक ने बोला कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। मैं फिर बोला सबको कि भाई साहब किसके पास पासपोर्ट नहीं है? तो 6-7 बंदे ऐसे निकले जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमारा वैनिटी बैग चोरी हो गई आते हुए ट्रेन में। जब हम जो बॉर्डर पे पहुंचे कोई ले गया हमसे, तो ले गया तो उसके पैसे था, उनका कार्ड था, पासपोर्ट था, सब मिस गया। तो वहां से फिर उन्होंने वहां से एयरपोर्ट से तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो बंदे थे उन्होंने लेके गए एम्बासी, फिर उनको बनाया गया जो टेम्पररी परमिट जाने के लिए, फिर उन्होंने फिर एयरपोर्ट से गया। तो ये देखा आपने कैसे ऑर्डियल फेस किया स्टूडेंट्स ने और वॉलंटियर्स ने यहाँ पे लगातार 7 दिन काम किया और 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन इवैक्यूएटेड एज ऑफ नाउ। कुछ बच्चे हैं अभी जो बचे हुए हैं जो आ रहे हैं बुडापेस्ट, और उनका भी आज और कल में यहाँ से रवाना हो जाएगा इंडिया के लिए। इंडिया न्यूज का मिशन एयरलिफ्ट हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों के बीच इकलौता अभियान है जो भारतीयों की देश वापसी को लेकर लगातार जारी है। जब तक आखिरी छात्र सलामत देश नहीं लौट आता तब तक हमारा ये मिशन 24 घंटे चलता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो दुनिया के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा सवाल है, वो ये कि क्या पुतिन परमाणु बम का बटन दबा देंगे? दुनिया की खातिर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पुतिन अब तक वही करते रहे हैं जो नहीं होना चाहिए या जो उन्होंने खुद नहीं करने की बात कही है। इसलिए पुतिन को समझना जानना जरूरी है और खतरे को भांपना भी। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। मुद्दा कोई दूसरा होगा, सवाल कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।